हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीएसई 144 बुक की दूसरी इकाई को। इससे पहले हम इकाई 1 को अच्छे से कर चुके हैं। इसमें हम इकाई 2 की फर्स्ट पार्ट को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भारत पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ लिया है, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। गाइज अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर वीडियो आ चुकी है, वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छे से इस पूरी बुक की रीडिंग हो जाएगी। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो चलिए गाइज बिना देर के शुरुआत कर लेते हैं हम बांग्लादेश के बारे में, जो कि कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, कैसे उदय हुआ, जान लेते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए गाइज जान लेते हैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जो इस मांग पर बनाया गया था कि मुसलमान एक राष्ट्र और इसलिए उन्हें एक अलग मातृभूमि और अपना राज्य बनाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद बंगालियों में विशिष्टता की बढ़ती भावना विकसित हुई, जिसने एक एकल राष्ट्रीय समुदाय के विकास को रोक दिया। यह मनमुटाव था जो अलगाववादी आंदोलन में प्रमाणित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश उसका घटक हिस्सा नहीं रह गया। तो इस विभाजन से जुड़ी कौन कौन सी घटनाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है पाकिस्तान में बांग्ली राष्ट्रवाद के विकास में एक मील का पत्थर थी, यानी कि बंगाली राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार का बांग्ली इच्छाओं की अवहेलना में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करने का निर्णय, वहां से इस राष्ट्रवादी विकास को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है, जहां से बांग्लियों ने इस संस्कृति घुसपैठ के प्रयास के रूप में देखते हैं वो, यानी कि पाकिस्तान की सरकार उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देती है, जहां से बंगाली लोगों को इसको संस्कृति की घुसपैठ नजर आती है, यानी कि उनकी संस्कृति दबा दी जा रही है, ऐसा महसूस होता है। और इस फैसले के विरोध में आबादी के विभिन्न वर्गों सामने आए। कुछ व्यक्तियों की मौतों के कारण छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस कार्रवाई, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति बंगाली शत्रुता को तेज कर दिया। और इसी वजह से दो भाषाओं, यानी कि बंगाली भाषा और उर्दू भाषा, इन दोनों में उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा की उपाधि मिल गई थी और बंगाली भाषी लोग इससे नाराज थे, जहां से इसका विरोध होना शुरू हो गया। और उसके बाद उस विरोध के प्रतिक्रिया में पुलिस कार्रवाई हुई पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उससे ये आंदोलन और भी भड़क गया। भाषाई आंदोलन में पहली राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया, जिससे बंगाल के साथ किए गए आर्थिक राजनीतिक व्यवहार से प्रबल हो गई। प्रमुख पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो आज के समय में पाकिस्तान है, उसका नाम है पश्चिमी पाकिस्तान उस समय में। तो उसकी सरकार जो थी वो पाकिस्तान यानी कि उर्दू भाषा के लोगों के लिए ज़्यादा कार्य किया करती थी। यह मांग के बाद कि प्रांतीय सत्ता में बदल दिया जाए इसको। कानूनी तौर पर बंगाली पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन आर्थिक रूप से पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच के संबंधों में शोषक थे, यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश का शोषण किया करता था। पूर्वी पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा आय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया, जबकि पूर्वी को पीछे छोड़ दिया गया। यानी कि जो अर्थव्यवस्था दौर था
आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना था, तो पश्चिमी पाकिस्तान का विकास हो रहा था, पूर्वी पाकिस्तान का विकास नहीं हो रहा था, जबकि जो आय थी वो पूर्वी पाकिस्तान से भी आया करती थी। कुछ औद्योगिकरण हुआ था, लेकिन इसका लाभ पश्चिमी पाकिस्तान को मिल रहा था, ना कि पूर्वी पाकिस्तान को, क्योंकि जो मालिक ज्यादातर पश्चिमी पाकिस्तान से थे। राजनीतिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान की राज्य संरचना के एक अधीन स्थिति थी। पश्चिमी पाकिस्तान के केंद्र सरकार की सीट बनाने के साथ एक मुस्लिम लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली नेतृत्व के उदय की अनुमति नहीं दी, जिससे ये जो आंदोलन है और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है और बंगाली नवाब तत्कालीन बंगाल के मुस्लिम व्यापारियों के संयोजन के माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान के मामलों का प्रबंधन करने की मांग की गई। स्थिति बेहतर हो गई और नौकरशाही और सशस्त्र बलों दोनों में पाकिस्तान के पूर्वी विंग की कोई भी महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी, यानी कि सिर्फ उनका शोषण ही हो रहा था। उनके द्वारा कमाया गया पैसा, धन, उनके द्वारा लिया गया टैक्स, वो सब पश्चिमी पाकिस्तान पर लगाया जा रहा था और इस वजह से ये जो आंदोलन था और ज्यादा तीव्र हो जाता है। निष्क्रिय निर्णय लेने की संरचना में बंगाली नेतृत्व को उसके व्यय से बहुत कम दिया जा रहा था। जितना वो उनको दे रहे थे उससे बहुत कम उन्हें मिल रहा था। ना ही सरकारी नौकरियां, ना ही कोई भी विकास का कार्य उनके लिए हो रहा था। सरकार नौकरशाही सशस्त्र बल में पश्चिमी पाकिस्तान की भारी वास्तव था। पूर्वी पाकिस्तान में हेरफेर करने और हावी होने की अनुमति दे दी गई थी। भाषा आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमें 1954 में देखने को मिल जाता है। सीमित मताधिकार के तहत हुए आम चुनावों पर पड़ा इसका प्रभाव, जो कि 1949 में भशानी के नेतृत्व में उभरी। अवामी मुस्लिम लीग और अन्य बंगाली पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता और रेंगाली को राज्य की भाषा में से एक के रूप में अपनाने की मांग की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को निर्णायक रूप से हराया। मुस्लिम लीग ने 6 महीने के भीतर संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल शासन के नाम पर सैन्य शासन लागू कर दिया। उसके बाद 1959 में सैन्य तानाशाही नूडर जनरल अयूब खान की स्थापना के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के संघर्ष का पहला चरण समाप्त हो गया। इसके बाद जो सैन्य तानाशाही का उद्देश्य वास्तव में मध्य वर्ग या फिर स्थानीय अभिजात वर्ग को सत्ता में आने से रोकना था। जनाधार वाले राजनेताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया और औद्योगिक और व्यापारिक पूंजीपतियों द्वारा समर्थित सैन्य नौकरशाही परिसर पर सशस्त्र बलों का वास्तव सुनिश्चित किया गया। इसके बाद तेजी से हुए ध्रुवीकरण ने ईवो विंग के हित में बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों के संचयी भाव को प्रतिबंधित किया। 1966 में आवामी लीग के नेता मुजीब उर रहमान द्वारा घोषित 6 सत्रीय कार्यक्रम में इसकी अभिव्यक्ति हुई। इसके बाद संघीय और संसदीय प्रकृति में भी इसकी मांग हुई। इसके सदस्यों को विधायकी प्रतिनिधित्व के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। जनसंख्या के आधार पर प्राय की संघीय सरकार केवल विदेशी मामलों और रक्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदारी रखती है कि प्रत्येक विंग की अपनी मुद्रा और अलग वित्तीय खाते है कि कराधान प्रांतीय स्तर पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक संघीय इकाई का विदेशी मुद्रा की अपनी कमाई पर नियंत्रण है और
यहाँ की प्रत्येक इकाई अपने स्वयं के मिलिशिया या अर्धसैन्य बलों को बढ़ा सकती है। एक संघ की मांग थी, भाषाई राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष था और स्वायत्त संतुलन आर्थिक विकास को लोकतंत्र का अब विलय हो रहा था। तो इसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो था संघर्ष का 1970 के चुनाव में। आजादी के बाद पहला आम चुनाव था। अवामी लीग ने न केवल प्रांतीय विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, बल्कि पूर्वी विंग की बड़ी आबादी के कारण राष्ट्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल करने में सफल रही। ऐसी परिस्थिति में वादा की गई संविधान सभा ने मुजीब के 6 सत्र कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से वैध कर दिया होगा। इसलिए सत्तारूढ़ सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा राष्ट्रीय सभा का आयोजन स्थगित कर दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में विपक्ष यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ गठन किया गया था और मुजीब के सत्ता की स्थिति से यहाँ खान के साथ बातचीत करने की उम्मीद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और लेकिन पाकिस्तानी शासक वर्ग ने बंगालियों को अधीनता में डराने के लिए गणना की गई कि सैन्य हमलों की तैयारी के लिए समय खरीदने के लिए बातचीत का इस्तेमाल किया गया था। जब 5 मार्च को बंगाली राष्ट्रवादियों पर सैन्य हमला शुरू हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन सशस्त्र संघर्ष में बदल गए और बुद्धिजीवियों की यातना, बलात्कार और हत्या के साथ क्रूर सैन्य कार्यवाही ने बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान राष्ट्रीयता के अंतिम अवशेषों को नष्ट कर दिया। भारी नागरिक हताहतों के कारण बेंगली लोगों का भारत में अद्भुत प्रवास हुआ। पाकिस्तान का आंतरिक मामला क्या होना चाहिए था, इस तरह भारत की एक बड़ी समस्या बन गई। भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों को अभ्यारण्य और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की। इसके अलावा इसने दुनिया के ध्यान में बांग्लादेश में नरसंहार और उसकी मुक्ति संघर्ष के लिए एक बड़े पैमाने पर राजनयिक आक्रमण किया। अंत में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत पर युद्ध की घोषणा करके अपना क़यामत रचा और इसके बाद सशस्त्र संघर्ष 6 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ, जब पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना की संयुक्त कमान के सामने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। श्रीलंका की बात कर लेते हैं हम। श्रीलंका में किस तरह से जो है संघर्ष हुआ। सीलोन का राजनीतिक इतिहास है ये श्रीलंका के अंदर, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान द्वीप को छोटी रियासतों में विभाजित किया गया था, जिसमें रोहना के एक सिंहली राजकुमार दत्त गामिनी के द्वीप को एकजुट करने का प्रयास किया था। सिलोना के दक्षिण भारत में समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चोल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया था ये। उसके बाद 12वीं शताब्दी में सिंहली राज्य पराक्रमबाहु प्रथम ने पूरे देश को एक कर दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद देश में अव्यवस्था और अराजकता बढ़ गई थी, जिसके कारण दक्षिण भारत के आक्रमणकारियों को आकर्षित किया इस क्षेत्र ने। और इस आक्रमणों में जो उत्तर में जाफन प्रायद्वीप में एक तमिल साम्राज्य का निर्माण हुआ। जब 16वीं सदी का अंत आया तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। सिलोन को 3 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 2 सिंहली एक द्वीप के दक्षिण और पूर्व पर नियंत्रण के साथ कोटे पर आधारित थे, और दूसरा कैंडी में केंद्रीय हाईलैंड्स पर शासन करने वाले और उत्तर और पूर्व में नियंत्रण करने वाले तमिल साम्राज्य के लोग थे।
इससे उन्हें सीलोन की जो राजनीति में हस्तक्षेप करने और तटीय क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसाने का पर्याप्त अवसर मिला। उसके बाद 17वीं शताब्दी में हमें डच व्यापारी का भी आगमन मिल जाता है। सिहलियों का समर्थन प्राप्त हुआ डचों को। डचों ने तटीय सीलोनों पर 100 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद जब कौंडियन राजाओं के अधीन अधिकांश आंतरिक स्वतंत्र रहे, 1796 में अंग्रेजों ने डच को विस्थापित कर दिया और 1802 में उन्हें पृथक तमिल राज्य को समाप्त करके इसे एक मुकुट उपनिवेश बना लिया। 1815 में कांडिया साम्राज्य के भीतर आंतरिक असंतोष बढ़ने लगा। इसका लाभ उठाया अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और इस वंश को, नायककार वंश को उखाड़ फेंका। इसने कंदायनों को उसके विशेष अधिकारों की गारंटी दी। प्रथागत कानूनों, संस्थाओं और धर्म के संरक्षण की भी गारंटी दी। कैनेडी को अलग से प्रशासित किया गया था, लेकिन इसके अभिजात वर्ग और भिक्षुओं की स्थिति को कम करने की प्रवृत्ति अचूक्य थी। इसने 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह का नेतृत्व किया। इस महान विद्रोह को कुचल दिया गया था और कनाडिया प्रांत को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत कर दिया गया था। पूरे सीलोन के प्रभावी शासक बनकर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने शीघ्र ही एक सुधार प्रक्रिया शुरू की। न्याय प्राधिकार की स्थापना, अधिकारों को मुक्त कर दिया, वेतन का भुगतान नकद में किया और अनिवार्य श्रम की परंपरा प्रणाली, जिसे राज कार्य प्रणाली कहा गया, में ढाल दी गई और जो भूमि में यूरोपीय स्वामित्व पर लगे प्रतिबंध थे उनको हटा लिया गया। कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद 1833 में एक आयोग बनाया। कोलबरूक कैमरून आयोग ने 1833 में चार्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से इन प्रारंभिक परिवर्तनों को व्यवस्थित किया। अंग्रेजों ने पूरे द्वीप को एकात्मक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली को अपनाया। उन्होंने राज्यपाल की निरंकुश शक्तियों को कम कर दिया और सरकार के कार्यों में शक्तियों को साझा कर दिया, कार्यकारी और विधान परिषद की स्थापना करके। अंग्रेजों को सरकार की भाषा और स्कूल में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी भाषा को। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने सभी राज्यों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, राज्य कार्य प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, मुफ्त व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके अलावा क्राउन भूमि को सस्ते में बेचकर वृक्षारोपण कृषि को प्रोत्साहित किया। नतीजांत दालचीनी, काली मिर्च, गन्ना, कपास और कॉफी का उत्पादन फला फूला। कॉफी बागानों में काम करने वाले मुख्य रूप से अप्रवासी भारतीय थे और 19वीं सदी के उत्तराधिकार में चाय, रबर और नारियल के बागान जैसी व्यावसायिक फसलें सीलोन की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को उत्प्रेरक करने के लिए काफी थी। इसके बाद पूंजीवादी उद्यम शहरी क्षेत्रों और वृक्षारोपण के तहत क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। शेष देश पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए कृषि निर्वाह जारी रखता है और गांवों का अलगाव कुछ हद तक सड़कों, रेलवे से टूट गया था। सीलोन की राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का पता धार्मिक पुनरुत्थानवाद से लगाया जा सकता है। ईसाई मिशनरी उद्यम की प्रक्रिया थी और 19वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में पुनरुत्थानवाद आंदोलनों ने अपनी संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए ईसाई धर्म के साथ मिश्रित पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना करके ईसाई धर्म के खिलाफ खुद का बचाव करने की मांग की। यह चेतना धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में फैल गई। देश में शैक्षिक रूप से उन्नत हिस्सों में कई क्षेत्रीय और सांप्रदायिक संघों ने औपनिवेशिक संविधान के भीतर राजनीतिक सुधारों की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कार्यकारी
बरालिच में सिलोन की भागीदारी विधायिका में व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नामांकन के साथ स्थान पर वैकल्पिक सिद्धांत को अपनाने के लिए कहा। औपनिवेशिक प्रशासन ने इन मांगों को अनदेखी कर दी क्योंकि वे समन्वितीय या फिर मुख्य नहीं थी। 1910 में संवैधानिक सुधारों में एक नियुक्ति कार्यकारी एक विधायी शाखा के साथ एक नियुक्ति बहुमत के साथ पुरानी संरचना को बरकरार रखा गया। तो इस तरीके से जो विधानसभा के लिए एक सदस्य को चुनाव करने के लिए शिक्षित सिलोन मतदाताओं की स्थापना करके वैकल्पिक सिद्धांत को एक सीमित सीमा तक मान्यता दी गई। अन्य सिलोन सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर नामित किया जाना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद की ताकतों ने गति पकड़ी। इसके अलावा 1915 में नागरिक अशांति के बाद राजनीतिक दमन से राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जब अंग्रेजों ने प्रमुख सहीली नेताओं को उस समय एक मामूली सांप्रदायिक दंगा के दौरान गिरफ्तार किया तो सभी के नेता समुदाय इस कदम का विरोध करने के लिए आया था कि यह द्वीप पर पहला राजनीतिक आंदोलन बन गया, विद्रोह के रूप में सामने आया। इसके बाद राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता को महसूस करते हुए सिली और तमिल संगठन 1919 में सिलोन नेशनल कांग्रेस बनाने के साथ सामने आया। कांग्रेस ने बजट पर नियंत्रण, विधायिका में निर्वाचित और बहुमत को कार्यकारी शाखा के व्यवहारिक नियंत्रण की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार की विकास की गिरावट, खाद्य उत्पादों सहित आयाती वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और श्रमिक वर्ग की गतिविधियों में वृद्धि के कारण पहले से ही दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1920 में एक नया संविधान लागू कर दिया, जिसके कारण इस प्रकार सिलोन में एक प्रतिनिधि सरकार अस्तित्व में आई। हालांकि कार्यपालिका राज्यपाल और आधिकारिक कार्यपरिषद के अधीन ही रही। इन सुधारों के बाद सहीली और तमिल हितों का सामंजस्य टूट गया। जबकि सहीली नेता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खत्म करना चाहते थे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सार्वभौमिक बनाना चाहते थे, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ सत्ता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बनाना चाहते थे। इस संदर्भ में तमिल सम्यों को अल्पसंख्यक समुदाय बनाने लगे और सहीली और तमिलों के बीच मतभेद और आपसी संदेह में वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक कांग्रेस से अलग हो गई और अपने स्वयं के संगठन बना लिए। 1931 में बनाए गए एक नए संविधान ने सिलोन के नेताओं को राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने और अंततः सब सरकार प्राप्त करने की दृष्टि से सरकारी अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया। यह एक राज्य परिषद के लिए प्रदान करता है जो विधायी और कार्यकारी कार्यों को जोड़े रखता है और इस क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित सदस्यों के भारी बहुमत के साथ एक विधान परिषद होने के अलावा कार्यकारी कार्यों के लिए राज्य परिषद को 7 समितियों में विभाजित करता है। शायद इस संविधान के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिक मताधिकार देकर इसने सभी सिलोनियों को राजनीतिक प्रक्रिया में ला दिया था और भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन और वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने श्रीलंका में राष्ट्रीय आंदोलन को और भी बढ़ावा दे दिया। इसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत ने धार्मिक राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति को भी जन्म दे दिया, यानी कि बौद्ध पुनरुत्थान और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासतों के साथ भी जोड़ा गया इस राष्ट्रवाद को। सार्वभौमिक मताधिकार ने दूसरे राज्य परिषद के दौरान संवैधानिक नेतृत्व को राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के प्रति अधिक सकारात्मक बनने के लिए मजबूर कर दिया और विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सब्सिडी के क्षेत्र में। इसके अलावा कट्टरपंथी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1944 में संवैधानिक समस्याओं की जांच के लिए सोलसबरी आयोग की
नियुक्ति कर दी। आयोग ने जो ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन रक्षा और विदेशी मामलों के साथ आंतरिक बिक्री सरकार की सिफारिश की और सीलोन की कट्टरपंथी तत्वों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता एक वास्तविकता बन गई। नई स्थितियों के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन को 4 फरवरी 1947 में हुए आम चुनावों में नए संविधान के प्रावधानों के अनुसार चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों को पूरी शक्ति हस्ताक्षरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्रीलंका में सत्ता का हस्ताक्षरण एक सहज और शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी, जो देश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख स्ट्रैंडर के उदार स्वर का प्रतिबिंब था। स्वतंत्रता के समय भारत के हमले में कोई कूटता या विभाजन नहीं था। इसने पूरी प्रक्रिया को बल्कि धुंधला कर दिया। स्वतंत्रता ऊपर से दी गई थी, उसमें राष्ट्रवाद की सक्रिय भावना का अभाव था। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। इसमें सहेली और तमिल के बीच कब और किस मुद्दे पर मतभेद पैदा हुआ, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे भूटान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जो एक और मालद्वीप देश है, जो द्वीपीय देश, उसके स्वतंत्रता संग्राम की जो स्टडी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ ये पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी। ये था वीडियो का इस वाली इकाई का सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही चैनल पर आ जाएगी।